बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग जेड के सरबराह जनाब इजाज़ुल हक साहब। इजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान की सियासी तहरीक के एक सपूत हैं। जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, इसलिए पूरी पाकिस्तान की जो जितनी सियासी तारीख घूमती है तो इसके ऊपर इनका मुकम्मल अबूर हासिल है। इसीलिए आज हमने इनको दावत दी है, इनसे हम कुछ गपशप करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब इजाज़ुल हक साहब चंद रोज़ बाद एक इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यकीनन वो इस बात को महसूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी खंचाव है, उसकी वजह से पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, यकीनन वो इसी को मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो इसी हवाले से पहला क्वेश्चन हम जनाब इजाज़ुल हक साहब से करेंगे। जनाब इजाज़ुल हक साहब, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, यकीनन ये उस मुहब्बे वतन दिल की आवाज़ है जो महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई कुव्वत अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रही है। वो कौन सी कुव्वत है? बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं इसको। क्योंकि सारे मुल्क जो हैं उनको कन्वेंशनल वॉर जो है, जो आमने सामने होती थी, वो अब बड़ी कम हो गई है। और कोई मुल्क कोशिश नहीं करता कि दूसरे मुल्क पर हमला करे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे से जवाब आना है, उनको तो तबाह करेंगे, हम भी तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए ये कुछ कहते हैं कि जिसको अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह गुलबशन जदेव था, वो भी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा था कि उनको यहाँ भेजा उसने, फिर यहाँ पे टेररिज्म करवाया, कराची में गड़बड़ करवाई, पैसा बांटा। इसी तरह अभी एक और मुहिम शुरू हुई है जिसका हाल ही में उलमा इकराम की एक मीटिंग हुई थी यहाँ इस्लामाबाद में। तो उसमें उनको ब्रीफ किया गया था कि कोई तकरीबन 2.5 से 4 अरब रुपया आया है यहाँ पे फ़िरका वारियत फैलाने के लिए। ये बहुत अरसे से, अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाके देखें, 1979 से ये मामला शुरू हुआ। कुछ ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद कोई प्रॉक्सी वॉर्स हुई उसके बाद यहाँ पे, लेकिन ये फिर आहिस्ता 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 बढ़ता गया। और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान को हर तरीके से हमने कमज़ोर करने की कोशिश की है, नहीं हुआ, तो यहाँ पे यूँ करें कि फ़िरका वारियत को पहला हवा दे दें। अब उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मैं मतलब हवाला देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तीसरी बात जो बहुत गौर करने की है और कौम को इस बारे में पता होना चाहिए कि हमने तकरीबन 80,000 लोगों की शहादत हुई है, जी सही, जिसको कहते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से। फिर एक वॉर अगेंस्ट टेरर हुई। किसी ने सोचा कि ये वाकई कोई तालिबान थे, कोई नई पौध पैदा हो गई थी कि अफ़गानिस्तान के तालिबान तो ये थे नहीं, ना ये अफ़गानिस्तान के जिहादी थे, तो ये कहाँ से आ गए थे? ये सारी की सारी एक वही फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा थे। इनको पैसा, इनकी कम्युनिकेशन, इनके जज्बात से खेला गया, इनको ट्रेनिंग दी गई, कुछ अफ़गानिस्तान में, कुछ हिंदुस्तान में, और पूरी रॉ और मोसाद और CIA ये सारे इकट्ठे हुए। वो भी, उसकी भी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की पिटाई हुई, मतलब खुल के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अब वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, आपको पता है। तो अमेरिका को ये वहम हो गया कि जो हमारी यहाँ पिटाई हो रही है और जो हम यहाँ कामयाब नहीं हो रहे, ये सारा पाकिस्तान की वजह से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा उलझा दो कि ये अपने अंदर ही उलझ के रह जाए। तो उन्होंने ये फिर एक फिनोमिनन शुरू किया दहशतगर्दी का, जिसमें कि आपको पता है GHQ पे भी हमला हुआ, ISI के दफ्तरों पे हुआ, IB के दफ्तरों में हुआ, FIA के दफ्तरों पे हुआ। फिर पहली दफ़ा मतलब 3 जंगें लड़ी हमने, 48 में, 65 में, 71 में। इतने फौजी शहीद नहीं हुए जितने इसके अंदर हो गए। और अब भी आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नौजवान लेफ्टिनेंट या कप्तान जो है वो शहीद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर अब इसकी ज़रूरत है कि एक कौमी, मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये अलमिया है कि हर एक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक हम कौमी मसाइल पर भी एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें कुछ हुकूमत की भी गलती है, मतलब खुल के बात करनी चाहिए कि हुकूमत को चाहिए था कि जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था,
फिर एक एपीसी हुई थी, उस एपीसी के अंदर फौज भी बैठी, सारे स्टेक होल्डर, हाँ जी, आईएसआई भी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। वहाँ पर एक नेशनल एक्शन प्लान बना, जी, उस पर आप बहस कर सकते हैं कि जी इस पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आपको पता है किस तरह दहशतगर्दी हो रही थी, बत्ताखोरी हो रही थी, बदमाशी हो रही थी, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। इसी तरह ये जो कहा गया, अमरीकनों ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये दहशतगर्द जो है मरगला की पहाड़ियों तक पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है कि नहीं, आपने भी जिसके बाद काफी सुना खौफ होगा पैदा कि हो गया अब था। क्या होगा। फिर एक पूरी मुहिम चली, एक पूरी वॉर अगेंस्ट टेरर हुई, उसमें बहुत सी हमने कुर्बानियाँ दी। इसके बावजूद हम कौमी जो मसले हैं, जैसे मतलब कश्मीर हो गया, ये कौमी मसला है, न्यूक्लियर हो गया, ये कौमी मसला है, कोरोना जो था ये कौमी मसला था। हाँ जी, इसके बाद ये सारी चीज़ें, हुकूमत को चाहिए था कि चाहे आप अपोजिशन के साथ लड़ो यार, असम्बली में लड़ो, बाहर लड़ो, जलसे जुलूस करो, तरीक़ें चलाओ, धरने दो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन कम से कम जहाँ पर कौमी मसाइल आए वहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। बिल्कुल सही। कश्मीर के मसले पे क्या मसला था? मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब को, लिख के तो नहीं भेजा था लेकिन पैगाम दिया था कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल जा रहे हैं, बड़ी लंबी तकरीर की थी उन्होंने हाँ जी, और अच्छी तकरीर की थी। भाई जाने से पहले अपोजिशन को बिठाएं, एपीसी करें, ताकि वहाँ जब आप जाएं तो आपके पास मैंडेट हो पूरी कौम का। वो कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ वो एनआरओ मांगते हैं। अगर एनआरओ मानते हो, आप एनआरओ ना दें उनको, तो एनआरओ ना दें। अब इजाज़ुल हक साहब मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि पोलराइजेशन का, अभी मियां नवाज शरीफ साहब जो बिल्कुल इंतहा पे चले, अब इसको किस नज़र से देखते? देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है सारी, ये फ्रस्ट्रेशन है। मेरी आखिरी मीटिंग मियाँ साहब से जेआईटी का जो आखिरी हफ्ता था, जब उसका मतलब फ़ैसला सुनाया गया, उससे एग्जैक्ट एक हफ़्ता पहले जुमे वाले दिन, क्योंकि वो जुमे को फ़ैसला आया था अगर आपको याद हो, मेरी उनसे वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई थी, जिसमें कि वो चाह रहे थे कि मैं कोalition पार्टनर से मिलूं और एक मैसेज आया कि ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो मुझसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब मिले, उसके बाद मैं मिला। तो उस वक्त मैंने मियाँ साहब को कहा कि आपने अभी तक जिस मसले को जिस तरह से हैंडल किया है वो बहुत ख़राबी से किया। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपने इस दफ्तर की भी बेतुकीरी कर दी है, आपने इस कुर्सी की भी बेतुकीरी कर दी है। आप 18-19 ग्रेड के अफसरों के सामने जाके पेश हो रहे हैं एज वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कितनी ये शर्म की और अफसोस की बात है ये। बिल्कुल सही। वो कहते मैं क्या करता, मैंने कहा आप उनको कहते यार कि तुम इधर आओ अगर मिलना है मुझसे, वरना मैं नहीं मिलता, जाओ, कौन निकाल देगा आपको? हाँ जी, क्या करेगा आपको? उठा के बाहर फेंक देंगे दफ्तर से। वो कोई अदम एतमाद लेकर आएंगे, कोई और तरीका निकालेंगे। तो अपने आप को कुछ उनके मुशीर ऐसे हैं हाँ जी, जो कि डॉन लीग से लेकर और मौजूदा तकरीर तक माशाल्लाह, हाँ जी, पता नहीं उन्होंने ख़ुद तो सिर्फ पढ़ी है, जिन्होंने लिखी है उन्होंने उनको उस डगर पे डाल दिया। बिल्कुल सही। और ये माजी में भी यही हुआ था, जब असम्बली के अंदर उन्होंने कहा ये थे वो वसाइल और ये थे वो ज़राए, जिस पे उन्होंने कहा कि जिससे हमने ये मिलें ख़रीदी है, उसी दिन मैंने कहा था ये जिसने भी तकरीर लिखी है आपको फंसा दिया उसने। बिल्कुल सही। और वही हुआ फिर कि वो कतरी खाता है और उसका कोई उसका कोई सर पैर ही नहीं था। हाँ जी, इसी तरह मौजूदा सूरत हाल में भी थोड़ा सा हिकमत अमली से काम लेना चाहिए था। अब इस वक्त ये उनको फ्रस्ट्रेशन है कि भाई एक हिसाब किताब शुरू हुआ है, हमने अभी तो नहीं शुरू हुआ, हाँ जी, पनामा से शुरू हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल सही। पनामा से शुरू हुआ और फिर वो कामे पे निकाला गया या जो भी हुआ, हाँ, तो वो चीज़ें थी। अब इसका इनको चाहिए कि कोई ना कोई अपना हिसाब किताब जो मनी ट्रेल है वगैरह वगैरह, बजाय इसके कि इधर उधर जाने के। और कतर का शेख जो इनका बहुत दोस्त है, मतलब वो पहला शख्स था शेख जासिम, मैं उसको बहुत 1983 से जानता हूँ। सही। मैं जब बैंक में था तो तब मेरी उनसे मुलाकातें थी। वो सबसे पहला शख्स था जो नवाज शरीफ को मिलने आया 1999 की कू के बाद, अच्छा, एज़ वज़ीर ख़ारजा। ये मैं आपको सही, नई बात बता रहा हूँ आज। बिल्कुल सही। वो जब मिला परवेज़ मुशर्रफ साहब को एज़ वज़ीर ख़ारजा ऑफ कतर, तो उसने रिक्वेस्ट की कि मैं मिलने आया हूँ, नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहता हूँ। तो वो पहला शख्स था जिसको एक्सेस दिया गया था वज़ीर आज़म से मिलने का, जब वो उस वक्त तक मेरे ख्याल में अटक भी नहीं गए थे, अभी मरी में ही थे। मासूल वज़ीर आज़म से मिलने की। हाँ, मतलब उस वक्त कू हो चुका था ना मुल्क के अंदर, तो वो 1999 का कू हो चुका था। तो फिर इतना जो आपका करीबी आदमी है, फिर उसकी पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जिसमें कि ये
शक व शुबात होते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब भी इसके हिस्सेदार हैं, सैफुर रहमान साहब भी हिस्सेदार हैं। बहुत बड़ा कोल का प्लांट लगाया है पोर्ट कासम पे उन्होंने, शेख जासिम ने, और सी पैक का वो सबसे पहला प्रोजेक्ट था। फिर उससे आप अपना एक ख़त ले रहे हैं कि ये पैसे मैंने दिए या पता नहीं 83 में दिए या उनके वालिद साहब ने इन्वेस्ट किए थे। तो वो बातें फिर आसानी से ख़रीदी नहीं जा सकती, मतलब जब कोई ठोस बात ना हो तो अब ये जो मसला पैदा हुआ है इस वक्त कि एक तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी और प्लेटलेट्स बिल्कुल आपको पता है कि गिर गए थे। वाकई गिर गए थे? मतलब मैं तो वो कह रहा हूँ ना जो हमने देखा। फिर आप उस पर सब डर गए। अब पता नहीं वो किसके साथ उनकी डील हुई थी, मतलब डील के बगैर तो बाहर नहीं ना गए। डील तो हुई थी। अब उस डील के अंदर क्या तय हुआ था वो शायद पूरा नहीं हुआ और वो फ्रस्ट्रेशन थी। दूसरी, उनको ये मालूम है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक कि कोई ऐसा जज वापस ना आए जिस तरह के 2008 में उनको लाया गया, सारे माजी के केसेस ख़त्म किए गए, हुदैबिया से लेकर और अगले तक का, जी ये टाइम बार है, ये टाइम बार है, और जिसको पकड़ना हो वो चाहे 50 साल पुराना हो उसको खोल देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आ रही। इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर आपको ये तनकीद करना, देखें आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं। आपके, मैं इलेक्शन को नहीं मानता, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, जुल्फ़िकार धांधली की बहुत बड़ी। यहाँ तो इतनी धांधली की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने तो बाजार सजा दिया था, डाकू लूट के ले गए। फिर क्या हुआ, फिर ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया। जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होने थे तो कोई उल्लू गया ही नहीं वोट डालने के लिए, सारे उल्लू बोल रहे थे हर जगह। देखिए जो फौज है ना हमारी, नहीं अब मैं आपको जो बात मैं पूरी कर लूँ, बाद में आपको पूरी कर लूँ कि फिर क्या हुआ। उसके बाद वो धांधली साबित हो गई। अब ये कहते हैं धांधली हुई, मैं भी कहता हूँ धांधली हुई। मैं भी हारा इलेक्शन और मुझे पता है कि मुझे हरवाया गया था, किसी वजह से हरवाया गया था। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मेरे अंदर भी बहुत सा वो बार। ये 2018 के इलेक्शन, आप असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी माशाल्लाह इतनी सीटें हैं, आप इस्तीफा दें, बिल्कुल सही, बाहर निकलें, फिर आपको लोग सुनेंगे कि हाँ भाई, मतलब कि सिंध में हुकूमत भी करनी है और इधर गालियाँ भी देनी है जी, और यहाँ असेंबली में भी बैठना है, तनख्वाहें भी लेनी है और कहना है जी ये पार्लियामेंट जो है इसकी कोई वजूद ही कोई नहीं है। अच्छा इजाज़ भाई, मुझे ये बताएं, चूँकि लोग जो हमारी आवाम जो है वो फ़ौज के हवाले से बहुत टची है, क्योंकि अभी जैसे आपने पहले बताया कि इतने हमारे फ़ौजी शहीद हो गए और रोज़ कोई ना कोई हमारा कैप्टन मेजर शहीद हो जाता है, लेकिन मियाँ साहब ने उधर से बैठ के सीधा तोपों का रुख ही फ़ौज की तरफ कर दिया है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और ये जो उन्होंने कहा कि जी मज़ाइल उधर से आया था अमेरिका से तो हमने उठा के बना के, तो ये तो देखें बिल्कुल ही फ़ौज को नंगा करने वाली बात है। नहीं, कोई ऐसा मज़ाइल नहीं बना। देखें मियाँ साहब को तो ये भी नहीं पता था कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहाँ पर हो रहा था। सही है। उनको ये भी नहीं पता था कि चागी में 1979 से ये टनल्स बननी शुरू हुई थी और 1984 में कोल्ड टेस्ट हो गया था। सही। उनको ये भी नहीं पता था। सही। हुआ उनको तो जिस दिन धमाका हुआ उन्होंने कहा ये 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो, और हमारे जनाब मजीद निज़ामी साहब ने कहा अगर धमाका नहीं करोगे तो आपका धमाका हो जाएगा। वो फैसला भी अफवाज पाकिस्तान का था कि अब ये वक्त आ गया कि हमें हिंदुस्तान को जवाब देना है। तो मियाँ साहब की हुकूमत थी, क्रेडिट उनको गया, उनको चाहिए कि उस क्रेडिट को लें। मियाँ साहब को तो ये नहीं पता कि कौन कौन से मसाइल पाकिस्तान, अगर 6-7 मसाइल, टॉमा हॉक नहीं कहना आ रहा था उनको कि कौन सा ये टॉम हॉक जो मसाइल है, वो नाम लेके फिर साथ से पूछ रहे थे। उनको कहें कि जो 5 मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो दूर मारने वाले और करीब मारने वाले, उनका नाम मुझे बता दें, मैं कहूँगा ये सारे पेज उन्होंने ही कसे थे। अच्छा इजाज़ भाई, एक चीज़ और जो मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था जब ज़ियाउल हक साहब का तैयारा तबाह हुआ था, मैं मैट्रिक किया मैंने उस वक्त, लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जी ज़ियाउल हक साहब आप तो उनके रियल बेटे हैं, इनको अपने वो सियासी बेटे कहते थे और उन्होंने ये इनको दुआ दी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत की बात है। देखें, एक तो फ़ौज की सरपरस्ती के बगैर मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई पाकिस्तान में आया है। जितनी मर्जी गालियां दें, वो जैसे हमारा दोस्त कहता है ना, गेट नंबर 4 की तरफ ये देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा फ़ौज के से इख्तलाफ करते हैं अंदरूनी खाने, वो मिलते रहते हैं। जैसे मतलब पीछे लॉन्ग मार्च ख़त्म की पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता नहीं जनरल जहांगीर करामत थे या कौन था, फ़ौजी जहाज़ गया बेनज़ीर को लेने के लिए, दमयाल एयर बेस पे उतरी,
वही गेट नंबर 4 से अंदर गई, बाहर निकली और उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दी। बाद में वो फिर वज़ीर आज़म भी बन गई थी। हाँ बिल्कुल सही ठीक है कहा, कि नहीं? हाँ जी। तो ये सारे अभी देखिए कितना खुश हुआ है जरदारी हाँ जी, और बिलावल के नवाज शरीफ की तकरीर पे कि उसने कहा हमारा काम बन गया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि ये तो इसको तो ठप्पो, शायद देंगे कि इसको तो ठप्पो और बाद में हम देखेंगे। यही हुआ था मिसाक जमहूरियत जब हुआ, हाँ, हाँ जी, याद हाँ है आपको? जी, बिल्कुल सही बात है। क्या था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद एपीसी हुई। हाँ जी, हज़रत मौलाना फजल रहमान भी उसमें गए लंदन, सही, ठंडी हवाएं खाई सब ने। हाँ जी, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर एनआरओ हो गया। बिल्कुल सही, किसने एनआरओ किया? जिसने वो एपीसी बुलाई थी उन्होंने एनआरओ किया। बिल्कुल वही अबू धाबी के अंदर मीटिंग्स हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब, कोंडोलीसा राइस, फलां, और यूएई के जो गवर्नमेंट है वो होस्ट कर रही है उसको। अच्छा इजाज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि मोहतरम जनाब ज़ियाउल हक साहब ने जो इनको दुआ दी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, तो वो दुआ हमारे कौम के गले नहीं पड़ गई? क्योंकि बार बार ब्लंडर करते हैं ये। हर चीज़ का तयन जो होता है, हर चीज़ का फैसला जो होता है वो हालात के मुताबिक होता है। सही, ठीक है कि नहीं? अब नवाज शरीफ साहब 1999 से 89 से लेके 1999 तक 10 साल तक जितनी उन्होंने पीपल्स पार्टी की को गालियाँ दी हैं सब ऑन रिकॉर्ड है। जनरल साहब की बरसी पे दी हैं। और आप देखते हैं वो अभी भी लोग चलाते हैं। हाँ जी, वो बहुत सी केस्टें तो फिर मैंने छुपा के रख दी। मैंने कहा यार कि वो कहेंगे देखो ये इजाज़ुल हक दे रहा है। वो जो निकल गई थी पब्लिक में 1994 की, हाँ जी, वो आपने सुन लिया जो उसने कहा। हाँ जी, फिर ये कैसी मुझे बताएं कि सियासत है कि एक दिन आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दूसरे दिन आप जप्पियाँ डाल रहे हैं। जिनकी टांगें घसीटनी थी आपने लड़काना में और सक्खर में और लाहौर में और कराची में, अपनी टांग घसीट कर आप उनके घरों में पहुंच गए। तो ये कौन सा नज़रिया है, मुझे समझाएं। क्या आपका मुत्तफिक क्या है, आपकी क्या चीज़ है? यही वजह हुई थी जब नवाज शरीफ साहब ने गलती की और मोहतरमा से जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसने उसको उठाकर कैश करवा लिया और ये शक्ल देखते रह गए, क्योंकि ये ज़रा भोले हैं, थोड़े से इनोसेंट हैं। तो इजाज़ भाई, आप क्या समझते हैं, आपको पहली दफ़ा कब महसूस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के मिशन से पीछे हट गए? जब से पीछे हटे, मैं आपको खुल के बात बताता हूँ, जिस दिन से ये मिशन से पीछे हटे उस दिन से इनका जवाल शुरू हो गया। तो वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, सही, इज़्ज़त सबसे बड़ी बात होती है। अगर वज़ीर आज़म बन के आप बेइज्जत हो जाएं हाँ जी, तो फिर आपकी क्या वज़ारत उज़्मा को आपने क्या करना? हाँ वो तो 3 दफ़ा बने और तीनों ही दफ़ा। वो चलो तीनों दफ़ा की और बात करते हैं। जब से इन्होंने देखें ये फ़ौज ने इनको परवरिश किया, फ़ौज की गोद में आए, मतलब इनसे तो मतलब अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनको तो चाहिए ही नहीं कि ये तो शुक्रगुजार हो फ़ौज के बिल्कुल सही, कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इनकी इत्तफाक फाउंड्री वापस की। हाँ जी, तो इनके वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं सारी उम्र इजाज़ुल हक साहब जनरल ज़ियाउल हक का एहसान नहीं उतार सकता, कि हमें तो यही नहीं पता था कि सदर मुमलिक को मिलते कैसे। कि जब मेरी उनकी दुबई में मीटिंग हुई, कोट अनकोट बता रहा हूँ, उन्होंने कहा हमने जनरल साहब को सारा बताया। शेख राशिद थे, अमीर थे वहाँ के दुबई के, उन्होंने मीटिंग करवाई चैम्बर की, तो उन्होंने इनको भी बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब को कहा कि आप बाकी लोगों को बाहर से बुला रहे हैं सरमायाकारी के लिए, तो आपके अपने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी करें। तो फिर इन्होंने सारा किस्सा सुनाया। जनरल साहब ने कहा आप आ जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ। ये यहाँ वापस आए बेचारे, 3 दफ़ा मिल ही नहीं सके, इन्होंने बताया। खैर बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं सुनाना चाहता। फिर इनको जनरल साहब ने कहा कि भाई ये कहीं आखिर पहुंच गए आर्मी हाउस में। नवाज शरीफ साहब साथ थे, शहबाज शरीफ साहब साथ थे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जनरल साहब ने कहा ये आप जाएं गुलाम इसहाक साहब को मिलें। तो मैंने उनको बता दिया, ये गुलाम इसहाक को मिलने गए। गुलाम इसहाक साहब ने कहा कि आपको क्या सही अपने होश में कि हम आपकी इत्तफाक फाउंड्री वापस कर दें, तो ये हमने जो बाकी इंडस्ट्री नेशनलाइज की हुई है उनका क्या कसूर है? वो कहते हमें उन्होंने निकाल दिया अपने दफ्तर से। फिर हम आए जनरल साहब को किसी तरीके से मिलने, फिर उन्होंने अपने घर में बुला के सारों को चाबियाँ हमें दी इत्तफाक फाउंड्री की। बड़ी बात है सर जी। तो इतना फ़ौज ने जब आपको वहीं से तो इनकी बेस बनी थी। फिर हाँ जी, उससे पहले तो ये चले गए थे छोड़ के, वो जो आपने देख लिया कि हाँ जी, दुबई की कंपनियों का क्या असर हुआ, पता नहीं कहाँ से आई हो। अच्छा इजाज़ भाई, एक ये 5 साल पहले तक तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, मरियम बीबी,
इसको मियां नवाज शरीफ साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम पल्ला लीडर करार दे रहे थे। अभी जो ताज़ा तरीन उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इनको किसी से तशबीह दी जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि मकबूलियत में, ताकत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े लीडर थे या मियां नवाज शरीफ बड़ा लीडर है? मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं थे। मतलब आपके नज़दीक होंगे, मेरे नज़दीक नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को 2 लाख कर दिया, मैं कैसे उसको अपना लीडर मान सकता हूँ? सही ठीक है कि नहीं? जी, सही। तो अगर नवाज शरीफ साहब भी उनके नक्शे पर कदम पे चलेंगे तो उनका अशर उन्होंने देख लिया था। मैं तो कहूँगा अल्लाह ना करे कि इनका अशर वैसा हो। तो क्या समझते हैं सर जी, जो आखिरी जो स्पीच इन्होंने की है, कल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम मेरे पीछे खड़ी हो जाए, अब वक्त को बदलने का वक्त आ गया है और फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने का वक्त। वो खुमीनी बनना चाह रहे हैं कि वहाँ से जहाज़ में आए, यहाँ पे 22 करोड़ लोग बाहर निकलें और इनका इस्तकबाल करें अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। जब मैंने आपको इतना बताया कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में क्या क्या हो रहा है फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, हमारे कप्तान, लेफ्टिनेंट, मेजर आज भी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे फाटा के अंदर जो जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे रोज़ाना कोई ना कोई आप ख़बर पढ़ते हैं टीवी के। इसके बावजूद आप कहें जनाब कि इसके पीछे कौन है? भाई आपके पीछे कौन था? मतलब आपके पीछे कौन था? आपके पीछे कोई हिंदुस्तान आके खड़ा हुआ था? अपने ही थे ना लोग जो उन्होंने आपको सपोर्ट दी थी। तो ये अब फ़ौज अपना जवाब भी नहीं दे सकती। मैं तो वो जो DGIS PR साहब ने मरियम को वो उसके बारे में जो मिला, उनको ज़ुबैर साहब मिले, वो उनको नहीं कहना जवाब देना चाहिए था। सियासतदानों का जवाब सियासतदान देते हैं। हमारा तो काम ही है कि अगले को उकसाना, अगले को भड़काना, अगले को टेम्प्ट करना कि वो कुछ बोल दे तो ताकि हम उसके ख़िलाफ़ बात कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि अभी आप देख लेंगे थोड़े दिनों में। अच्छा इजाज़ भाई, 2 छोटे छोटे आखिरी क्वेश्चन फिर। एक तो ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पे CIA इस्तेमाल कर रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चूँकि जो उनका जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, और दूसरा भारत, और तीसरा इसराइल। क्या आप ये समझते हैं कि ये कुव्वतें मिल के मियाँ साहब को हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए मियाँ साहब के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुहिब वतन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वो मुहिब वतन है, पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी है। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। थोड़ा सा किसी ने उनको बहका दिया, चाहे अपने ही लोगों ने बहका दिया हो। जिस तरह के उन्होंने जब मुंबई पे हमला हुआ तो ख़ुद ही कह दिया कि हमारे लोग थे ये। मतलब कि हालांकि हमारे लोग नहीं थे वो। आज तक नहीं पता लगा कि वो जो बंदा था वो हमारा था कि नहीं था, क्या हो गया। कुछ हमारे कुछ टीवी एंकर्स ने माशाल्लाह, कुछ टीवी चैनल्स ने, और कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने। इसी तरह ये जो डॉन लीग्स हुई हैं वो भी उन्होंने वैसे ही बहकावे में आके कह दिया था। इनके साथ ज़रा कुछ थोड़े से लोग इस किस्म के लग गए हैं जो कि इनको लड़वाना चाहते हैं। अब देख लेना आप, मैं ये मेरी बात आज नोट कर लें आप, थोड़े दिन लगेंगे ना, आप देख लेना कि इस APC के बाद जो अचीव करना था पीपल्स पार्टी ने वो कर लिया। सही। ठीक है ना? जरदारी बोला उसके बाद ना। बिलावल कहाँ है? बिल्कुल। आज बिलावल कहाँ है मुझे बताएं, आपको तो पता भी नहीं होगा। जी, सही बात। वो यहाँ से उसी दिन रात को निकल गया दुबई, और दुबई से जा रहा है लंदन, और लंदन में जाके 14 दिन करना पड़ता है क्वारंटाइन। यानी 14 दिन आप अंदर रहेंगे, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। बड़ी खबर दी है। वरना आपको 1000 पाउंड फ़ाइन होता है, और आपको ज़्यादा फ़ाइन भी हो सकता है इसमें। तो अब वो लंदन पहुंच गया। अब वो लंदन जाके पता नहीं मियाँ साहब को मिलेगा या किसको मिलेगा। 11 तारीख के जलसे में आप देखना, अक्टूबर के अपोजिशन का जलसा होता है कि बिलावल आता है वहाँ के नहीं आता, जरदारी जाता है वहाँ के नहीं जाता। अच्छा इजाज़ भाई, मुझे एक बात बताइएगा, चूँकि ये सियासत खासकर मुस्लिम लीग नून की आपके घर में परवान चढ़ रही थी, जनरल ज़ियाउल हक साहब को मियां नवाज शरीफ की कौन सी अदा पसंद थी? देखिए ये बहुत एक तो कह लें कि यंग थे। अच्छा। दूसरा मैं समझता हूँ कि उनको इन्होंने अपने वालिद की तरह इज़्ज़त दी थी, तो ताबेदारी कह लें आप। हाँ, कोई ये भी बात हो सकती है कि एक अच्छा बच्चा है, मतलब जो कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। फिर बाद में जब 29 मई 88 को जनरल साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर उस वक़्त ये रह गए तो ये बन गए। अगर उस वक्त इनको भी हटा दिया जाता तो फिर इनकी भी कहानी वहाँ ख़त्म हो जानी थी। लेकिन वो किस तरह ठहर गए वो कहानी बड़ी लंबी है, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। जी बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इजाज़ुल हक साहब ने बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए हैं। इत्तफाक फाउंड्री कैसे वापस हुई
और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठा चुकी और हमारे बिलावल भुट्टो जो हैं वो यहाँ से लंदन रवाना हो चुके हैं। वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे और APC जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर होगी। जो इजाज़ुल हक साहब ने बताया, इससे तो लगता है बिल्कुल ऐसे ही होगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।